मूवी के स्टार्ट में हम आयरीन और फ्रांसिस की शादी का वीडियो देखते हैं। अब इसके बाद लगभग 15 से 17 साल बीत चुके हैं। इस बीच शहर में एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पे हमें खेतों के पास एक कार दिखाई देती है जिसके अंदर फ्रांसिस बैठा रहता है अपनी बीवी आयरीन और 2 बच्चे जॉश और लोकी के साथ। यहाँ पे फ्रांसिस अपने फादर के फार्म हाउस में आया होता है। फार्म हाउस में घुसने में फ्रांसिस को काफी डर लगता है। वो अपने फादर के रूम में जाता है जहाँ पे उसके फादर ने खुदकुशी कर ली होती है। शायद वो ज़ॉम्बी बनने वाले थे तो इससे अच्छा उन्होंने खुद को मारना सही समझा। अब फ्रांसिस उनकी गन उठाता है और उनकी घड़ी को अपने हाथ में लेता है और जब वो बाहर निकलता है तो वहां पे उसको अपनी मदर देखने को मिलती है जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो फ्रांसिस को देख करके सॉरी बोल रही होती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जब कोई इंसान यहाँ पे ज़ॉम्बी बनता है तो जो उसके लास्ट वर्ड्स होते हैं वही वो ज़ॉम्बी बनने के दौरान बोलता रहता है। अब फ्रांसिस की मदर यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती है, उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि इस बीच मजबूरन फ्रांसिस को अपनी मदर को गोली मारनी पड़ती है। इसके बाद अपने पेरेंट्स की बॉडी को वो खेत में दफन कर देता है और यहाँ पे एक रात बीत जाती है। रात भर फ्रांसिस सोता नहीं है और उससे आयरीन पूछती है कि क्या तुम ज्यादा घबरा रहे हो, तो फ्रांसिस उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। अब इसके बाद फ्रांसिस अपने खेत के नल को यूज करने की कोशिश करता है, वो उसके पानी को पीता है और हम देखते हैं उसकी पूरी फैमिली उससे काफी दूर खड़ी हुई है जैसे कि उन्हें डर हो कि ये पानी जहरीला हो सकता है। लेकिन ये पानी एकदम क्लियर होता है जिसके बाद उसके बच्चे इस पानी को पीते हैं और फ्रांसिस को पानी अब मिल चुका है। इसी बीच फ्रांसिस अपने बेटे जॉश से कहता है कि हम लोगों को पड़ोसी के घर पे चलना चाहिए, शायद वहां पे हमें कुछ जरूरत की चीजें मिल जाए। अब फ्रांसिस और उसका बेटा जॉश जब उस घर में जाते हैं तो वहां पे उन्हें मुर्गी मिलती है, उसके अंडे मिलते हैं और जरूरत का कुछ सामान मिलता है जैसे कि टॉर्च और एक बड़ा सा हंसिया। इसी बीच जॉश देखता है कि वहां पे पीछे उसके पड़ोसी की लाश टंगी हुई है, जैसे कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला हो तो उसने ज़ॉम्बी बनने से अच्छा फांसी लगाना सही समझा। अब यहाँ पे जॉश से कहता है फ्रांसिस कि उसकी बॉडी से चाबी निकाल करके लाओ। यहाँ पे वो साफ तौर पे अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहता है। जॉश उस चाबी को लेकर के आता है लेकिन इस दौरान वो लाश उसके ऊपर गिर जाती है। वो काफी घबरा जाता है पर चाबी उनके हाथ में आ चुकी है। वो जरूरत का सामान लेकर के बाहर आते हैं। जॉश अपने हाथ पैर धोने लगता है। यहाँ पे आयरीन पूछती है कि क्या हुआ, तो फ्रांसिस बताता है कि लाश उसके ऊपर गिर गई, इस वजह से वो काफी डर चुका है। अब इसके बाद आयरीन फ्रांसिस को नीचे जनरेटर रूम में ले जाती है जहाँ पे पहुंचते ही फ्रांसिस काफी ज्यादा घबरा जाता है जैसे कि यहाँ से उसका कोई ट्रॉमा जुड़ा हो। वो जनरेटर चेक करता है तो बताता है कि इसके अंदर फ्यूल नहीं है और फ्रांसिस वहां से फौरन भाग आता है। आयरीन समझ जाती है कि ये वही कमरा है जहाँ पे उसके फादर बचपन में उसे टॉर्चर किया करते थे। इसके बाद रात को ये लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पे फ्रांसिस अपने छोटे बेटे लोकी को गन्ना देता है और कहता है कि तुम इसे एज कैंडी यूज कर सकते हो। यहाँ पे फ्रांसिस पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी फैमिली के रिसोर्सेज वो उनके मुहैया करा सके। अब यहाँ पे बार बार उससे आयरीन कहती है कि हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। फ्रांसिस कहता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, तो ऐसे मैं अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। और इस बहस के बाद ये सब सोने चले जाते हैं। अगला दिन आ जाता है जहाँ पे फ्रांसिस से आयरीन कहती है कि जो भी पास्ट में हुआ उन सब चीजों को हमें भुला देना चाहिए और अब आगे मूव ऑन करना चाहिए। फ्रांसिस इस चीज के लिए हाँ कह देता है और अब वो आयरीन के साथ बाहर निकलने के लिए तैयार है। अपनी वैन में वो अपनी फैमिली बैठा करके आगे नॉर्थ की ओर निकल पड़ता है। उन्हें बताया गया है कि डेल्टा फोर्स नाम का एक जगह है जहाँ पे सारे लोग बचे हुए हैं। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनके सामने फेंसिंग आ जाती है। फ्रांसिस कहता है कि यहाँ से आगे जाना मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन आयरीन गाड़ी से उतर के इन फेंसेस को काटने के लिए बढ़ जाती है कि तभी उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। अब यहाँ पे आयरीन को बचाने के लिए फ्रांसिस बाहर आता है और इस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। इसी बीच यहाँ पे ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब फ्रांसिस अपने बच्चों को और आयरीन को वहां से भागने के लिए कहता है और ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा लेता है। ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं और समहाउ फ्रांसिस ग्रेनेड के दम पे इन सभी ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घर आकर के यहाँ पे वो आयरीन को डांटता भी है कि तुम्हें ये समझना होगा कि बाहर की दुनिया उतनी नॉर्मल नहीं जितना तुम सोच रही हो। इसके बाद इस घटना को लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। फ्रांसिस अपनी वैन लेने के लिए ब्रिज पर जाता है। वो वैन को स्टार्ट भी करता है पर पता नहीं क्यों वो वैन लेकर के घर पे नहीं आता है। फ्रांसिस अपने साथ जरूरत की सभी चीजें लेकर के आता है और उसे कहीं से फ्यूल भी मिल गया होता है। इस फ्यूल को वो घर की जनरेटर में डालता है जिसके बाद उसके घर में लाइट आ जाती है और पहली बार उसके बच्चे काफी दिनों बाद लाइट को देख रहे होते हैं। अब बच्चों को फ्रांसिस खाना खिलाता है, इन सबके साथ एंजॉय करता है और इसके बाद वो अपनी शादी की वीडियो देख रहा होता है। आयरीन उसकी तरफ देखती है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं जॉश को जो अपने रूम में अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख करके मैस्टरबेट कर रहा होता है कि तभी उसका भाई वहां पे आ जाता है और जॉश जल्दी जल्दी सब कुछ पैक कर देता है। यहाँ पे उसका भाई उससे पूछता है कि पेरेंट्स का कमरा पता नहीं क्यों बंद है, तो यहाँ पे जॉश उसे बताता है कि वो लोग आपस में कुछ सीरियस बातें कर रहे होंगे। इसके बाद ये लोग फैमिली एल्बम देखने लगते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक भाई भी है फ्रांसिस का जिसका नाम डिएगो है और उसकी शक्ल देख करके छोटा भाई लोकी कहता है कि इसकी शक्ल तो जॉश बिल्कुल तुमसे मिलती है। जॉश को भी ये चीजें काफी अजीब लगती हैं। इसके बाद अगला दिन आ जाता है जहाँ पे फ्रांसिस आयरीन से बात करते हुए कहता है कि क्यों ना यहीं पे अपनी फैमिली को फिर से स्टार्ट करते हैं और सभी चीजों को भूल करके मूव ऑन करने का ये एकदम सही डिसीजन रहेगा। और इसके बाद जब वो नीचे जाता है अपने फार्म में मुर्गी के अंडे लाने के लिए तो वहां पे उसे एक कुत्ता मिलता है जो यहाँ पे फ्रांसिस के हाथ पे कट करके वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद उसके हाथ में पट्टी करते हुए आयरीन कहती है
कि तुम्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा जहाँ पे तुम्हें रेबीज के इंजेक्शन की जरूरत है। लेकिन फ्रांसिस सीधे मना करता है, ये कहते हुए कि उस कुत्ते के गले में कॉलर था, यानी कि वो एक रेबीज इन्फेक्टेड कुत्ता नहीं था। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते कि इसी बीच बाहर से जॉश की आवाज आती है। वो रेडियो लेकर के सड़क पे खड़ा रहता है और उसे डेल्टा फोर्स के बारे में सुनाई देता है। यहाँ पे फ्रांसिस और आयरीन आते हैं तो जॉश उन्हें बताता है कि डेल्टा फोर्स नाम की एक जगह है, हमें वहां पे चलना चाहिए। जिसके जवाब में फ्रांसिस कहता है कि क्या तुम्हें वहां का रास्ता पता है? और यहाँ पे जॉश एकदम चुप हो जाता है। हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि फ्रांसिस अपनी फैमिली को लेकर के बाहर कहीं भी नहीं जाना चाहता है। वो अंदर चला जाता है और अपने काम करना शुरू कर देता है। उसके पास आकर के जॉश उससे कहता है कि मुझे आपकी हेल्प करनी है। फ्रांसिस कहता है कि तुम पहले ही काफी हेल्प कर चुके हो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जॉश उसे बार बार फोर्स करता है तो फ्रांसिस उसके हाथ में गन पकड़ा देता है और उसे बाहर खेत में ले जाता है। उसके सामने एक बॉटल रखता है और उससे कहता है कि इस पे शूट करो बार बार। यहाँ पे जॉश काफी घबरा जाता है और फ्रांसिस के भी हाथ कांप रहे होते हैं, जैसे कि उसे अपने बचपन का ट्रॉमा याद आ रहा हो कि कैसे उसके फादर उसे परेशान किया करते थे। फ्रांसिस बार बार जॉश को गन चलाने के लिए कहता है। जॉश काफी सारे शॉट्स चलाता है, जिसके बाद वहां पे आयरीन और उसका छोटा बेटा लोकी आ जाता है। इन लोगों ने गन की आवाज सुनी होती है और आयरीन यहाँ पे जॉश को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन फ्रांसिस उसको बार बार फोर्स करता है। तो एंड में जॉश उस बोतल को उड़ा देता है। लेकिन इन सब के चक्कर में इतनी आवाज हो जाती है कि वहां पे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब फ्रांसिस अपनी फैमिली को लेकर के फौरन वहां से भागता है और अपने घर में छिप जाता है। ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे उसके घर के बाहर आ चुके हैं और उन्हें बस फ्रांसिस की एक आवाज करने की देरी है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कभी भी कर सकते हैं। अब फ्रांसिस अपनी फैमिली लेकर के ऊपर छिप जाता है और ज़ॉम्बीज उसकी आवाज सुन लेते हैं। वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, शीशे तोड़ने लगते हैं कि इसी बीच वहां पे एक गाड़ी आ जाती है जो कि हॉर्न मारती है और उस गाड़ी के पीछे पीछे ये सभी ज़ॉम्बीज वहां से चले जाते हैं। फ्रांसिस समझ चुका है कि वो बच चुका है, लेकिन इसके साथ वो ये भी जानता है कि इस गाड़ी में कौन आया था। अब अगले दिन होते ही फ्रांसिस पहुंचता है नदी किनारे। असल में ये कोई और नहीं, उसका भाई डिएगो था। डिएगो से मिलकर के फ्रांसिस काफी गुस्से में है और यहाँ पे आयरीन और उसके रिश्ते के बीच की दरार डिएगो ही है। असल में आयरीन और डिएगो का अफेयर हुआ करता था और उसी से जॉश पैदा हुआ था। लेकिन इन सभी चीजों को भूल करके फ्रांसिस फिर से अपनी फैमिली इकट्ठा करके जिंदगी जीने के बारे में सोच रहा है। अब यहाँ पे डिएगो आकर के कहता है कि उसकी सारी फैमिली मारी जा चुकी है और वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है जहाँ पे डेल्टा फोर्स का कैंप लगा हुआ है। वो फ्रांसिस को मैप देता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन फ्रांसिस यहाँ पे अपने भाई डिएगो पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। डिएगो भी यहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अपनी फैमिली को आखिर कब तक बचा पाओगे? कल ही ज़ॉम्बीज से घिर गए थे और मैंने तुम्हें बचाया था। अब ये चीज सुनकर के फ्रांसिस गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली का नाम लेने की जरूरत नहीं है और वहां से वो डिएगो को भगा देता है। अब डिएगो की जैकेट और उस मैप को लेकर के फ्रांसिस घर पे पहुंचता है। मैप को अपने पास छुपा लेता है और जैकेट दिखा करके आयरीन को बताता है कि डिएगो अब नहीं रहा। एक तरह से उसने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया ये बोल करके कि डिएगो अब नहीं रहा, जिससे कि आयरीन अब सिर्फ और सिर्फ फ्रांसिस के लिए ईमानदार रहेगी। अब घर आकर के फ्रांसिस सबसे पहले अपनी सभी खिड़कियों के आगे लकड़ियां लगा देता है ताकि ज़ॉम्बीज कांच तोड़ करके अंदर आ ही ना सके। इसी बीच उसका बेटा लोकी एक मक्खी को मार रहा होता है और मारते मारते वो नीचे जनरेटर रूम में पहुंच जाता है जहां पे खिड़की के बाहर उसे एक ज़ॉम्बी देखने को मिलता है। उसे देख करके वो काफी घबरा जाता है। तभी वहां पे आयरीन आती है और अपने बेटे को बताती है कि ये ज़ॉम्बीज भूख से अब धीमे धीमे मर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब दुनिया में एक भी ज़ॉम्बी नहीं बचेगा, तब हम बाहर जाकर के घूम सकते हैं। और यही चीज दूसरी तरफ से खड़ा फ्रांसिस सुन रहा होता है। अब वो ज़ॉम्बी के पीछे जाता है और उसके सर को काट देता है, अपने शरीर पर खून लगाता है, घर के अंदर आकर के चिल्ला के कहता है कि बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज थे, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया और मैंने समहाउ इस ज़ॉम्बी को मारा है। ये सब देख करके उसके बच्चे घबरा जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। अब आयरीन देखती है कि फ्रांसिस उससे कह रहा था कि काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा है। लेकिन फ्रांसिस का प्लान सफल हो चुका है। अपनी फैमिली को अब उसने अपने घर में पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब जब वो बाथरूम में नहा रहा होता है, तब जब वो बाहर आता है तो वहां पे जॉश खड़ा रहता है और जॉश ने फ्रांसिस के पास उस मैप को देख लिया होता है जो उसे डिएगो ने दिया होता है। इसके बाद फ्रांसिस यहाँ पे सभी के साथ सितंबर में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। एक तरह से वो अपनी फैमिली को सारी खुशियां देना चाहता है। वो अपने बेटे जॉश से पूछता है कि तुम्हें क्रिसमस पे क्या चाहिए। जॉश कहता है वो मैप जो आप अपने पास लेकर के घूम रहे हैं। अब यहाँ पे उससे पूछती है आयरीन कि तुम्हारे पास कौन सा मैप है, तो फ्रांसिस मैप के लिए सीधे सीधे मना कर देता है। अब फ्रांसिस ये सभी बातें घुमा करके यहाँ पे आयरीन से कहता है कि क्यों ना इस फैमिली को हम बढ़ाएं और तीसरे बच्चे की हम प्लानिंग करते हैं। आयरीन सीधे सीधे मना कर देती है और कहती है कि ये सब सही नहीं है। तो यहाँ पे फ्रांसिस गुस्सा आके कहता है कि बच्चों क्या तुम्हें पता है कि यह जो एपोकलिप्स हुआ था उससे पहले तुम्हारी मदर हमें छोड़ करके जा रही थी। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और अपनी माँ से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगते हैं, जिसके बाद यहाँ पे फ्रांसिस के पास से वो मैप निकल जाता है। लेकिन फ्रांसिस अपने बच्चों से और आयरीन से कहता है कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा और इन सबके सामने वो मैप को जला देता है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि फ्रांसिस अपनी इस फैमिली को इकट्ठा करके रखना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए उसे इन्हें जेल में रहने वाली फीलिंग ना देनी पड़े। अब यहाँ पे आयरीन गुस्सा करके फ्रांसिस को जोरदार थप्पड़ मारती है और वहां से निकल जाती है। अगला दिन आता है जहाँ पे आयरीन अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, प्लीज मुझे
दूसरा मौका दे दो। और उसके बच्चे अपनी मदर को सेकंड चांस देने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो जंगल में गन्ना काट रहा होता है। किसी बीच उसे बाहर गोली चलने की आवाज आती है। वो समझ चुका है कि धीमे धीमे लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे उसकी फैमिली को वो उससे छीन सकते हैं। फ्रांसिस घर पहुंचता है और एक बड़े से लकड़े को वो अपने गेट के बाहर लगा देता है और यहाँ पे अपनी फैमिली से वो कहता भी है कि बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, जिसके जवाब में जॉश कहता है कि ये सब ढोंग है, आप हमको यहाँ पे कैद करके रखना चाहते हैं। अब जॉश जो कि फ्रांसिस का बेटा नहीं है, वो उससे काफी ज्यादा जबान लड़ा रहा है। इस वजह से फ्रांसिस उसको जोरदार थप्पड़ मारता है और यहाँ पे जॉश के गाल से खून आने लगता है कि तभी उनका गेट खटकने लगता है। असल में एक ये सोल्जर होता है जो बच करके यहाँ पे समाव आया होता है। फ्रांसिस उसे अंदर आने से मना करता है, लेकिन जॉश उसे अंदर घुसेड़ लेता है। अब यहाँ पे आयरिन उसका इलाज करने लगती है। सोल्जर बताता है कि मैं अपने बटालियन के साथ यहाँ पे आया था डेल्टा कैंप से, लेकिन मेरी बटालियन ने रॉन्ग टर्न ले लिया, इस वजह से मेरे ऊपर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया, मैं अकेला बचा हुआ हूँ। फ्रांसिस कहता है इसका मतलब बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन सोल्जर उसे कहता है ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ ही जगह पे ज़ॉम्बीज बचे हुए हैं। मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहां पे आपको एक भी ज़ॉम्बी नहीं मिलने वाला है। लेकिन फ्रांसिस यहाँ पे सोल्जर पे यकीन नहीं कर रहा है और उसको वो नीचे जनरेटर रूम में बंद कर देता है, ये कहते हुए कि सुबह तक हम देखेंगे, अगर ये जिंदा बच गया तो ये ठीक है, अदरवाइज ये इन्फेक्टेड होगा, तब हमें इसे जान से मारना होगा। अब यहाँ पे आयरिन अपने रूम में सो रहे होते हैं और उसके पास जॉश जाता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे बाहर चले जाना चाहिए और बाहर जाकर के मदद लेके आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रांसिस मेरा असली बाप नहीं है। और ये बात सुन करके आयरिन शॉक्ड हो जाती है कि जॉश को उसकी सच्चाई पता है। लेकिन जॉश अपनी मदर को माफ करते हुए कहता है पर मैं अभी भी फ्रांसिस को अपना फादर मानता हूँ, पर वो मुझसे गलत व्यवहार करते हैं। और वहां से जॉश निकल जाता है मदद ढूंढने के लिए। हालांकि इस बीच फ्रांसिस इस सोल्जर से पूछता है कि तुम्हें घर के बारे में कैसे पता चला, तो सोल्जर बताता है कि एक आदमी ने उसे बचाया था और ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ गए थे, तो उस आदमी ने कहा था कि सड़क पे आधे चलते जाओ, तुम्हें एक घर वहां पे मिलेगा। इस बात से आयरिन समझ जाती है कि डिएगो अभी जिंदा है और अब वो फ्रांसिस से और गुस्सा है क्योंकि फ्रांसिस ने डिएगो के मारे जाने वाली बात झूठ उससे बोली। इसी बीच अगला दिन आ जाता है जहाँ पे सोल्जर को आयरिन खाना देती है कि तभी यहाँ पे फ्रांसिस आता है और सोल्जर को जिंदा देख करके वो कहता है कि इसका मतलब तुम इन्फेक्टेड नहीं थे। अब वो जॉश को चारों तरफ ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि जॉश यहाँ से भाग चुका है। फ्रांसिस एक तरह से सनकी हो चुका है, तो ऊपर से हैमर उठा के जाता है और वहां पे इस सोल्जर को जोरदार मारता है, जिसमें उस सोल्जर की मौत हो जाती है। और इसके बाद वो आयरिन और अपने बेटे लोकी को नीचे जनरेटर रूम में बंद कर देता है। इसके बाद बाहर खड़े कुत्ते के ऊपर फ्रांसिस अटैक करके उसे जान से मार देता है और उसे फ्राई करके अपनी फैमिली के पास फ्रांसिस लाता है और उन्हें खाने के लिए देता है। लेकिन उसकी फैमिली इस खाने को लेने से सीधे मना कर देती है क्योंकि उन्हें पता है कि फ्रांसिस ने कुछ उल्टा सीधा काम यहाँ पे किया हुआ है। फ्रांसिस अपनी फैमिली से कहता है कि मुझे तुम लोगों को यहाँ पे बेइख्तियार रखना होगा, नहीं तो तुम लोग बाहर चले जाओगे और वहां पे तुम्हें खतरा हो सकता है। एक तरह से फ्रांसिस अब हाफ मेंटल हो चुका है और यहाँ पे उसकी इस मेंटालिटी का फायदा उठा करके आयरिन उसके पास जाने की कोशिश करती है, उसे दिखाने की कोशिश करती है कि वो फ्रांसिस के साथ रहना चाहती है। लेकिन यहाँ पे आयरिन ने एक चाकू चुरा लिया होता है और इस चाकू के बारे में फ्रांसिस को पता चल जाता है। वो आयरिन से चाकू लेता है और उससे कहता है कि अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो और गेट बंद करके फ्रांसिस बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे लोकी कहता है कि शायद मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और वहीं पे लेट करके लोकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी फ्रांसिस वहां पे आता है और उससे पूछता है कि बेटा क्या हुआ। लोकी उससे बोलता है आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। कि तभी आयरिन उस कुत्ते की हड्डी उठा करके लाती है जिसको फ्रांसिस ने मारा होता है और उनके लिए खाने में लाया होता है और उससे अटैक करती है फ्रांसिस के कंधे पे। फ्रांसिस वहीं पे गिर जाता है और आयरिन अपने बेटे लोकी को लेकर के बाहर आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। अब फ्रांसिस बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन उसे दरवाजे में अपना फादर दिखने लगता है क्योंकि इसी रूम में उसको भर भर के ट्रॉमा मिला होता है। तो फ्रांसिस वहीं पे बैठ के चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे आकर के बचाए और इस बात का फायदा उठा करके आयरिन गेट खोल करके अपने बेटे लोकी को लेकर के बाहर जाने लगती है। लेकिन बाहर उसे एक ज़ॉम्बी देखने को मिलता है और ये कोई और नहीं डिएगो होता है, यानी कि उस सोल्जर को बचाने के दौरान डिएगो एक ज़ॉम्बी बन गया होता है। और यहाँ पे डिएगो बोल रहा होता है कि उस तरफ को भागो, यानी कि डिएगो जब उस सोल्जर को बचा रहा था उसी टाइम उसकी मौत हो गई थी। और यहाँ पे डिएगो आयरिन पे अटैक कर देता है। आयरिन अपने बच्चे को लेकर के ऊपर की ओर भागती है जहाँ पे डिएगो आयरिन को ऑलमोस्ट बाइट करने ही वाला होता है और अपनी फैमिली को चिल्लाता देख फ्रांसिस के अंदर का डर खत्म हो जाता है और वो दरवाजे पे जोर जोर लाते मारने लगता है कि समहाउ वो दरवाजा तोड़ करके अपनी फैमिली को बचा सके। इसी बीच लोकी डिएगो ज़ॉम्बी पे अटैक कर देता है और यहाँ पे ज़ॉम्बी उस बच्चे पे अटैक करके उसके हाथ पे काट लेता है। यहाँ पे मौका देख करके आयरिन उस ज़ॉम्बी पे अटैक करती है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनती और डिएगो उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन इतने में फ्रांसिस दरवाजा तोड़ करके बाहर आता है और गन के हैंडल से फ्रांसिस अटैक करके उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। उसका पूरा मुंह खून से सन चुका है। अब वो आयरिन की तरफ देखता है, उससे कहता है कि तुम्हें भी जान से मारना होगा, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में आ चुकी है। किसी बीच वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे लोकी खड़ा रहता है जिसके हाथ में इस वायरस ने फैलना शुरू कर दिया है। फ्रांसिस पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका है और वहीं पे जम करके वो बैठ जाता है। आयरिन बिना कोई लेट किए
अपने बेटे को नीचे लिटाती है, उसके हाथ को बांधती है और एक चाकू से उसके हाथ को काटना शुरू कर देती है। लोकी काफी बहादुरी से इस दर्द को सहन करता है, लेकिन उसे पता है कि अगर उसका हाथ नहीं कटेगा तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। और आयरीन यहाँ पे उसके हाथ को कट कर देती है, जिससे कि वो अपने बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन अब वो एक हाथ का हो चुका है। अब आयरीन यहाँ पे फ्रांसिस से कहती है कि बाहर जाओ और वैन लेकर के आओ, हमें यहाँ से हॉस्पिटल की ओर जाना होगा। जिसके बाद फ्रांसिस बाहर उस ब्रिज की ओर जाता है जहाँ पे उसकी वैन खड़ी रहती है, लेकिन इतना वो हाँफ चुका होता है कि वहीं पे उसकी सांस फूल जाती है कि तभी उसके सामने गन लेकर के जॉश आता है। फ्रांसिस हाँफते उसकी तरफ बढ़ता है, खून से सना रहता है, तो जॉश को ऐसा लगता है कि फ्रांसिस अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है, तो वो उसको गोली मार देता है। फ्रांसिस नीचे गिर जाता है। जॉश को रियलाइजेशन होती है कि उसके फादर भी ज़ॉम्बी नहीं बने। वो उनके पास जाकर के सॉरी बोलने लगता है, लेकिन फ्रांसिस अपने बेटे को माफ करते हुए कहता है कि अपनी फैमिली को जाकर के बचा लो, और यहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच हम उस घर में देखते हैं जहाँ पे आयरीन अपने बेटे लोकी को लेकर लेटी हुई है और लोकी को दर्द की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि तभी उनके गेट पे एक लाइट जलती है, यानी कि जॉश अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पे आ चुका है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।